वेलकम एवरीवन। मैं वेद शुक्ला एंड हमारे साथ में है डॉक्टर आर के शर्मा, एमडी साइकेट्री फ्रॉम निम्हांस। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब ना ऐसे बोलें तो हर जने की समस्या भी बोला जा सकता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में एक तरीके से बहुत कॉमन हो चुका है। हमारे यहाँ पे बच्चों के अंदर फिज़िकल एंड मेंटली बहुत सारी डिस्फॉर्मिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे उनके अंदर विकार आ रहे हैं। तो उसके अंदर एक जो बहुत कॉमन एंड जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है वो ADHD आता है। तो सर ADHD है क्या? वेद, आप सही कह रहे हैं। बच्चों की मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी, और ADHD एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है बच्चों में। ADHD का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन डिफिसिट एक कंपोनेंट है, यानी कि इन अटेंशन, हर जगह वो प्रॉपर अटेंशन नहीं कर पाते हैं या फिर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। और हाइपर एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर एक इम्पल्सिविटी पार्ट भी होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं बच्चे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये चीज़ें 12 साल से पहले चालू हो रही हैं तो और 6 महीने के ऊपर तक रह रही हैं तो कहते हैं कि ADHD का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बच्चे को ADHD हो सकता है। ओके। तो सर इसके अंदर अभी जैसे आपने 3 टर्म्स काम में ली, इन अटेंशन, अपना इम्पल्सिविटी एंड उसके बाद में हाइपर एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा आप अगर डिटेल में बताएंगे ताकि क्या है कि हमें पता लगे कि कौन सा टाइप का जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। राइट। सो बेसिकली हम लोग कहते हैं जब ये स्पेसिफिकली प्री स्कूलर्स के अंदर पकड़ में आता है, सो वहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्कूलिंग ग्रेड्स जो है वो डाउन होने लग जाती हैं। उसके अलावा खेल के अंदर भी वो एक प्रॉपर अटेंशन नहीं कर पाते हैं, उसको शायद समझ नहीं पाते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं वो बातचीत में भी हैं, तो बातचीत के अंदर भी पूरा एकदम फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पाते, चीज़ें भूलने लग जाते हैं। उनका जो रूटीन है वो भी थोड़ा बिगड़ा रहता है, एकदम सिस्टमेटिक नहीं रहता है, क्योंकि वो अरेंज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली। सो जहाँ तक हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की बात है, उसमें क्या होता है कि बच्चा या तो ऐसा रहेगा कि जैसे कि उसमें मोटर लगा दी गई हो, वो इधर उधर दौड़ता रहेगा, एक जगह बैठ नहीं पाएगा, बहुत रेस्टलेस रहेगा। इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि अपने टर्न का वेट नहीं कर पाते। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब क्वेश्चन खत्म होने से पहले दे देगा, दूसरे बच्चों के बीच में जाके उसमें डिस्टर्ब करेगा। अगर कहीं पे वेटिंग करने को बोला गया तो वेट नहीं कर पाएगा। सो ये इम्पल्सिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये चीज़ें कई बार बड़ों के अंदर भी रह जाती हैं। तो वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी का कंपोनेंट ये रह जाता है कि वो उतना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी नहीं रहेगी, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर रेस्टलेसनेस रहेगी, वो छोटी छोटी चीज़ों पे बेचैन रहेगा और वहाँ पर वो प्रॉपर वेट नहीं कर पाएगा चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें बड़ों के अंदर भी 60% बच्चों में रह सकती हैं। सर इसका मेन रीज़न क्या है? व्हाई द ग्राफ इज इंक्रीजिंग एवरी डे? अगर अपन देखें तो पहले इतना नहीं था इस डिजीज़ का, अगर अपन परसेंटेज शेयर की बात करें डिजीज़ की, पर आज की डेट में ADHD का परसेंटेज शेयर जो है बच्चों के अंदर वो बहुत बढ़ चुका है। सो व्हाट्स द मेजर रीज़न ऑफ इट? देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। और अगर आप एग्जैक्ट कॉज पूछेंगे तो शायद मैं कह पाऊँगा कि एग्जैक्ट कॉज हम लोगों के पास क्लियर नहीं है, पर ये कहते हैं कि अगर आप स्ट्रक्चरल वे में देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके नीचे के जो हिस्से हैं उसको सब कॉर्टेक्स कहते हैं। सो वहाँ पर कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर में कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता है उसमें वायरिंग का मतलब एक सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसको न्यूरोकेमिकल फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर जो नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है या डोपामीन है, उनका इम्बैलेंस होता है, ये भी देखा गया है। जहाँ तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कई कारण हो सकते हैं। जैसे बर्थ के टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है, या फिर कोई स्ट्रेस है, तो ये एक बड़ा रीज़न देखा गया है प्री मैच्योर बर्थ के लिए, लो बर्थ वेट के लिए। वहीं पर ADHD के अंदर भी ये बड़ा कंपोनेंट देखा गया है। या फिर बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, एस्फिक्सिया हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, मेनिंजाइटिस हो गया बर्थ के बाद में, एनकेफेलाइटिस हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में ADHD कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक आप साइको सोशल फैक्टर्स की बात करें
तो उसमें होता है जैसे कि फैमिली है, तो फैमिली के अंदर बहुत सारे आपस में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही है, पेरेंट्स की आपस में प्रॉब्लम्स चल रही है, अल्कोहलिज्म है वहाँ पर, उसके अलावा और कोई ड्रग इंटेक है फैमिली के अंदर, तो वो भी अफेक्ट करता है। पुअर पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आजकल जो देखा गया है स्पेसिफिकली स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो मोबाइल का यूज़ बढ़ गया, आजकल पेरेंट्स भी इसको इजी वे मानते हैं कि मोबाइल देने से बच्चा काफ़ी शांत हो जाएगा, पर वहाँ पर इनफैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वो ADHD को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। यस, रेस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इसके अंदर सर जैसे आपने एक बात बोली, जैसे अपन रेगुलर टर्म्स में बोले तो वायरिंग में डिफेक्ट जो एक आपने बोला, सो कैन दिस बी रिलेटेड टू अ मेंटल डिसऑर्डर, और या फिर इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं या ये स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। इसको हम लोग देखिए, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, इसके साथ में एसोसिएटेड और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पहली बात, जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है, यस मल्टी कंपोनेंट है, मैंने बताया जेनेटिक भी है, एनवायरमेंटल भी है, और स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं इसके, और इसके न्यूरोकेमिकल कॉजेज़ भी हैं। और जहाँ तक इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जहाँ तक न्यूरोकेमिकल और अगर इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं या फिर साइकोसोशल फैक्टर्स भी हैं, तो वो और भी डिजीज़ को साथ में डेवलप कर सकते हैं। जैसे इसके साथ में डिप्रेशन भी हो सकता है, इसके साथ में ODD भी हो सकता है, इसके साथ में और भी मूड डिसऑर्डर या फिर बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, ठीक है। तो सर इसकी हम अगर बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मतलब किस टाइप का ट्रीटमेंट इसके अंदर पॉसिबल है, किस लेवल तक हम ट्रीट कर सकते हैं? क्या ये 100% क्योरेबल है, 100% ट्रीट किया जा सकता है, या फिर इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं? इसमें कई फैक्टर्स हैं ट्रीटमेंट की। जहाँ तक हम बात करें कि कितने बड़े बच्चे को हम कंसिडर कर रहे हैं, ADHD कितना सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो मेडिसिन के वे में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि कुछ स्टिमुलेंट्स है या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर सेकंड जो फैक्टर है वो है बिहेवियरल थेरेपी या फिर फैमिली थेरेपी, पेरेंटिंग, वो सब का जो रोल है वो नॉन मेडिकल साइड में आ जाएगा। मतलब मेडिसिन से नहीं कर रहे हैं, बट नॉन फार्मेकोलॉजिकल। तो सर मेडिसिन साउंड्स ईजियर, मतलब क्योंकि इसके अंदर एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ होती है कि मेडिसिन दिया और काम अपना ट्रैक पे लाया जा सकता है। मेरा क्यूरियोसिटी है बिहेवियरल, जो आपने बोला कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिहेवियरल ट्रीटमेंट, वो क्या होता है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वुड से जनरली अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर बिहेवियरल कंपोनेंट ही मैटर करता है उसके अंदर। सो वहाँ पर इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंटिंग। सो बेसिकली हम बच्चे को टारगेट ना करके पेरेंट्स को हम टारगेट करते हैं, और पेरेंट्स को हम लोग सिखाते हैं बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने हैं। जैसे कि पहले टारगेट्स डिसाइड करते हैं कि क्या क्या टारगेट है, बच्चे के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसके बिहेवियर में, क्योंकि इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी कहीं ना कहीं बिहेवियर का ही पार्ट है। उसके बाद ये देखना है कि उसका कॉजेटिव फैक्टर ये तो नहीं है कहीं कि पेरेंट्स के अंदर इश्यूज़ हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स बहुत हार्श होते हैं, बच्चों को मारने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों। अब बच्चा छोटा है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, तो उसके माइंड पे जाके देखें तो शायद वो भी सही है, वो हाइपर एक्टिविटी उसका पार्ट है, तो हमको वो समझना है। उसको क्योर करने के लिए हमें उसके साथ बैठना है, टारगेट गोल्स डिसाइड किए, उसके बाद में हर गोल पे हमने काम करना चालू किया इंडिविजुअली, और हम वहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि रिवार्ड सिस्टम। तो रिवार्ड किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, आप चार्ट भी बना सकते हैं, आप रिवार्ड सिस्टम में आप उसको प्रेज भी कर सकते हैं, कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं, उसकी पसंद की चीज़ भी बना सकते हैं, पर वो आपको फिक्स बिहेवियर के लिए करना है। ये बिहेवियर में अगर इतना इंप्रूवमेंट आएगा तो ये चार्टिंग आपकी रहेगी, तो चार्ट में आप कर सकते हैं। और उसके बाद में एक टोकन इकोनॉमी सिस्टम भी होता है कि हम उनको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए हम टोकन दे सकते हैं। सो इस तरीके से हम डिफरेंट बिहेवियर को टारगेट करते हैं। और नेगेटिव इन्फोर्समेंट के अंदर हम लोग रिवार्ड ना देके जो ऑलरेडी वो जो यूज़ कर रहा है उसको हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग पेरेंट्स को हम ट्रेन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है,
पनिशमेंट जहाँ तक होती है, पनिशमेंट का रोल भी होता है, पर पनिशमेंट वैसी वाली पनिशमेंट नहीं होती कि मारने लग गए या पीटने लग गए। कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक होती है। जैसे टाइम आउट होता है, उसमें टाइम आउट में कि एक पर्टिकुलर आपको कोने के अंदर खड़ा कर दिया बच्चे को एक फिक्स टाइम के लिए, तो बच्चे को समझ में आएगा। सो क्योंकि अगर आप हार्श ज़्यादा रहेंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे रोल मॉडलिंग। पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि आप रोल मॉडलिंग कीजिए, आप बच्चा बनिए और उसको पेरेंट बनाने दीजिए, तो उससे क्या आपको भी समझ में आएगा उसके एंगल पे जाके प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है, और बच्चे को भी समझ में आएगा कि पेरेंट्स के एंगल से अगर हम देखें तो शायद ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को प्रॉब्लम कर रही है। उसके अलावा फिर हम बच्चे पे अगर काम करते हैं, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो वो समझने की स्थिति में होते हैं, तो उन पे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं। जैसे कि उनके क्या थॉट्स हैं, कैसे वो चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक, कैसे एनवायरनमेंट को वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो कैसे अपने लेवल पे अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें, ऑलरेडी जब अपन साइकियाट्रिस्ट की या किसी की बात करते हैं तो देयर इज अ टैबू इन द सोसाइटी, एक स्टिग्मा है कि हम उनको अप्रोच नहीं करते हैं, बहुत मतलब एक अवेयरनेस ही नहीं है। अब वहाँ पे जब हम ADHD की बात करते हैं तो जो आपने बिहेवियरल थेरेपी बताई, दिस इज समथिंग जो कि मतलब एक तरीके से ये तो शायद हर घर की कहानी है कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाई सबके यहाँ पे हो सकती है। सही बात है। और उस चीज़ को देख करके बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट हर जगह आ सकता है। तो इसके अंदर मेरे को ये समझने रिक्वायरमेंट है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, लेट्स से कि वी डोंट इवन आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम एंड वी ट्रीट ही नहीं होता है, तो इसका क्या कॉज हो सकता है, या फिर इसकी फ्यूचर के अंदर क्या एक तरीके से देखें तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बच्चे के और पेरेंट्स के, इवन ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप की ही बात कर सकते हैं यहाँ तो अपन, तो वो कैसे इसके अंदर वेद मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। पहली चीज़ क्या होती है कि ना, जो आपने पेरेंट्स के लिए बताया, रियल इट्स ट्रू कि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं। मेरे पास बहुत बार पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं, बोलते इस बच्चे को आप ठीक कर दो। जहाँ तक पेरेंट्स के ऊपर आती है, नहीं नहीं हम सब ठीक है। सो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना कि बच्चा इस दुनिया में अगर आया है तो वो एक कोरा कागज आया है, कहीं ना कहीं सीख रहा है वो हमसे। तो वहाँ पे पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स को ये आर्ट सीखने की ज़रूरत है। इसके अंदर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप साइकियाट्रिस्ट पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपको लर्निंग की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट बदल गया है, मोबाइल स्क्रीन ये सब बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हमको ये बहुत इजी सिस्टम है कि हम स्क्रीन पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चे को, बच्चा खाना खा रहा है मोबाइल लेके, इट्स ईजी, पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर रहा है। तो वो कट ऑफ करने की ज़रूरत है, वो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को खुद को काम रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चा एस्केलेट हुआ, उधर से पेरेंट्स एस्केलेट हुए, हाइपर एक्टिव हुए, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं और बच्चा और एस्केलेट हो गया और ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। उसके बाद यस, जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है तो मैं कहूँगा कि मैं आपको एक बहुत अच्छे वे में समझाता हूँ। एक ट्री है और ट्री के ऊपर पूरा हम ऊपर से देखें तो फ्रूट्स लगे हुए हैं, उसकी लीव्स है, सब कुछ है, और नीचे देखें तो स्टेम है उसका और रूट्स है। मैं कहूँगा कि हम लोग जब ट्री पे देखते हैं तो हम लोगों का फोकस मेनली उसके फ्रूट्स और उस पे जाता है। तो अगर आप उसको साइकियाट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेम और जो ये आपका रूट्स है वो आपका चाइल्ड और एडोलसेंट है, और जो आपका जो ऊपर दिख रहा है वो एडल्टहुड है। तो एडल्टहुड में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से निकली हुई है। लेट्स सी, मैं ऊपर से उसको देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, मुझे OCD दिखाई पड़ेगा, मुझे उसमें एडिक्शन दिखाई पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर मैं उसमें नीचे जाकर देखूँ तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट वहीं से हुआ है। बैड पेरेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें, राइट बैड और बैड और गुड के मुकाबले हम कह सकते हैं राइट और रॉन्ग पेरेंटिंग। हाँ, और उसमें जो एडिक्शन के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, ADHD इज़ वेरी कॉमन रीज़न फॉर एडिक्शन। एडिक्शन में ADHD का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अगर आप इसको एक हायरार्की में देखें तो ADHD डेवलप हुआ, आपने ADHD को ट्रीट नहीं किया, वो जाके ODD में डेवलप होगा, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, तो वहाँ पे बच्चा डिफाइंड बिहेवियर होगा। ऊपर जाके कंडक्ट डिसऑर्डर में होगा, ऊपर जाके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऊपर जाके एडिक्शन, मूड डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं इसको हम अगर हम ट्रीट करते हैं तो हम उन चीज़ों से कट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। सही है। सर जस्ट एक हाइपोथेटिकल अपन एक सिचुएशन लेते हैं कि लेट्स से मेरे घर में एक बच्चा है एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब अपनी एक जगह पे टिकता ही नहीं है, बोलता है ना कि लट्टू टाइप, बस घूमता रहेगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, सब कुछ है। क्या ये ADHD है उस बच्चे को? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सब डिपेंड करता है किस एज पे आप ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, देखिए 3-4 साल के बच्चे के अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ब्रेन के अंदर का, ये हमारा यूनिक है बाकी एनिमल्स के मुकाबले में। ये जो हमारा सबसे बड़ा है एनिमल किंगडम में,
और यही है जिसकी वजह से हम डिफरेंट हैं। तो ये बच्चे का जब डेवलप होता है तो उसमें टाइम लगता है, कहते हैं 6-7 साल तक के डेवलपमेंट होता रहता है इसका। तो कुछ बच्चे बाई नेचर हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो उनका लाइफ का उनको नेचर ने दिया है। मैंने कहा ना नेचर वर्सेस नर्चर, तो नेचर की तरफ से उसको थोड़ा सा वो हाइपर एक्टिव है, तो उनके अंदर क्यूरोसिटी ज़्यादा रहती है, वो चीज़ें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे अगर वहाँ पे पेरेंटिंग सही तरीके से हो रही है तो वो 5-6 साल तक जाते जाते वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो हम उसको लेवल नहीं करते हैं ADHD। हाँ, बहुत ज़्यादा है लेवल उसका तो हम कह सकते हैं ADHD है, या फिर आगे जाके ADHD इसको लेबल करने वाले हैं। हाँ, पर आप करें कि 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा है, वो भी इतना हाइपर एक्टिव है, उसमें जो आपने जो सिम्टम्स बताए, तो हम कहेंगे कि हाँ वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसमें ADHD का डायग्नोसिस हम लेबल करेंगे। वहाँ पे ट्रीटमेंट मेडिसिन का, बिहेवियरल मैनेजमेंट दोनों लगेंगे। छोटे बच्चे में हम जनरली मेडिसिन पर्सपेक्टिव से नहीं जाते हैं, उसको हम टाइम देते हैं ब्रेन को मैच्योर होने के लिए। वहाँ पे बाद में आगे हम डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे बिहेवियरल मैनेजमेंट पे हम जल्दी जाते हैं। सो आई गेस आप सभी को भी इसके अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, एंड फॉर मोर डिटेल्स या और भी काफ़ी कुछ हम लोग लेकर के आएंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड थैंक यू डॉक्टर फॉर एनलाइटिंग अस एंड फॉर लेटिंग अस नो कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से चालू होती हैं एंड उसके बाद में वो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।